डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज का जो मेरा लेक्चर है वो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। यानी कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, इसको दूसरे वर्डों में विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया के नाम से जानते हैं, या फोलिक एसिड डिफिशिएंसी एनीमिया भी इसको हम कह सकते हैं। इसके बारे में आज हम आपको लेक्चर देंगे। इसमें सबसे पहले है हमारा कि हमारी आउटलाइंस क्या हैं, हम क्या क्या इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन, उसका एटियोलॉजिकल जो क्या कारण है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के, उसमें कैसे उसको प्रॉब्लम्स होती है, पैथोफिजियोलॉजी क्या उसको बीमारी है, उसके फंक्शन में कैसे प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन करेंगे इसका कि इसमें लैब डायग्नोसिस क्या करते हैं, उसको जो प्रॉब्लम्स होती है पेशेंट को क्या होती है क्लिनिकली, और उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में कि विटामिन B12 या फोलिक एसिड के सोर्स क्या होते हैं, ऐसा हम क्या लें जिसके कारण हमारी बॉडी में जो विटामिन B12 है या फोलिक एसिड है उसका लेवल मेंटेन रहे। तो ये हमारा जो यहाँ पे डेफिनेशन है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वो एनीमिया होता है जो एक तरह से हमारे RBC का डिसऑर्डर होता है। इसमें जो हमारा RBC है उसका साइज़ नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। यानी कि जो साइज़ होता है नॉर्मल RBC का वो 7.2 to 7.4 माइक्रोन होता है, और इस बीमारी में जो RBC का साइज़ है वो 8 माइक्रोन से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे DNA जो सिंथेसिस होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। इसमें माइटोटिकल जो है प्रॉब्लम्स हो जाती है, DNA इनिबिशन हो जाता है, और इसकी जो साइकिल होती है उसमें चेंज आ जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो हमारी सीरीज होती है उसमें ग्रेड 2 स्टेज बन जाती है। तो ये इसकी है डेफिनेशन। इसमें जो इसका इटियोलॉजिकल मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, इसमें जो विटामिन B12 है उसकी कमी हो सकती है, डेफिशिएंसी हो सकती है, या इसको दूसरे वर्डों में बोलते हैं कोबालामिन डेफिशिएंसी, यानी कि हम B12 को कोबालामिन भी बोलते हैं, इसका ये जो है क्लिनिकल नेम है। फोलिक एसिड डिफिशिएंसी भी बोलते हैं इसको, या दोनों भी हो सकती हैं, यानी कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड अगर दोनों डिफिशिएंसी है तो उसको A और B, A में हमारा विटामिन B12 है, B में यहाँ पे फोलिक एसिड है। अगर दोनों नहीं है उसकी कमी से भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। यहाँ पे इसमें जो विटामिन B12 के बारे में बताया है कि इनएडिक्वेट इनटेक, यानी कि प्रॉपर मात्रा में विटामिन B12 नहीं लिया है तो उसको एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है, या एज ज़्यादा है, या बेड पे लेटे रहते हैं, और इसके बाद एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। और उसके अलावा जो हमारा यहाँ पे कंपटीशन फॉर इंटेस्टाइनल विटामिन B12, यानी कि जो उसकी इंटेस्टाइन में है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उसको वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, उसको टेपवॉर्म हो सकता है, या इसको फिश टेपवॉर्म बोलते हैं हम, या जो बैक्टीरिया है उनका ओवर ग्रोथ है, या कोई ड्रग्स इनिबिशन है, कोई ऐसी दवाई है जो वहाँ पे इनिबिट कर रही है, वो दवाई ले रहा है वो, जैसे मेटफॉर्मिन मेडिसिन है, ये जो है विटामिन B12 को इनिबिट करती है, ठीक से एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं होने देती है। ये फोलेट डिफिशिएंसी है क्योंकि हम ये दो हैं, जो वेजिटेरियन होता है उसमें फोलिक एसिड होता है, और जो नॉन वेज होता है उसमें विटामिन B12 की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इनएडिक्वेट इनटेक, यानी कि पुअर डाइट प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहा है, ओल्ड यानी कि उम्र ज़्यादा होगी है, एज प्रॉब्लम है, या उसको बेड राइडिंग पेशेंट है, बेड पे लेटा हुआ है, ICU पेशेंट है, ओवर कुकड है, खाना ज़्यादा पक गया है, इंक्रीज रिक्वायरमेंट्स है उसको, प्रेगनेंसी है जैसे लैक्टेन मदर है उनको ज़्यादा चाहिए, इन्फेंट्स है उनको भी ज़्यादा चाहिए, ह्यूमोलाइटिक एनीमिक पेशेंट है उनको भी ज़्यादा चाहिए, कोई ड्रग्स ले रहा है। फोलिक एसिड जो है यहाँ पे उसको प्रॉपर मात्रा में मिलना चाहिए, क्रोनिक एल्कोहलिज्म है उसको, या उसको फोलिक एसिड जो है वो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। ये सब रीज़न जो होते हैं वो फोलिक एसिड डिफिशिएंसी के रीज़न हो सकते हैं। इसका पैथोफिजियोलॉजी है कि जब हमारा विटामिन B12 या फोलेट जो भी डिफिशिएंसी होगा वो जो है यहाँ पे थायमिन, और जो इसका फंक्शन होगा यहाँ पे जो इम्पेयर्ड हो जाता है, कम हो जाता है, इसका जो RBC का जो DNA है, न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, और इसमें जो है इंटरप्ट हो जाता है, और RNA जो सिंथेसिस है वो कंटिन्यू होता रहता है। इसके कारण जो है एरिथ्रोपोइसिस में प्रॉब्लम हो जाती है, उसके कारण जो है जो RBC है उसका माइटोसिस होता रहता है, वो कंट्रोल में नहीं होता है, और एक्सेस हीमोग्लोबिन यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो रिमेन रह जाता है, और RBC का साइज जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, और रेटिकुलोसाइट्स भी हमें वहाँ पे ब्लड सैंपल में मिलते हैं।
यानी कि इसमें अक्सर जो एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेसिया होता है बोन मैरो में, वो मोस्ट कॉमन होता है इसके अंदर में, और इमेच्योर सेल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट है उसको LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजन एंजाइम की मात्रा बढ़ जाती है और हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो जाता है, यानी कि बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो ये इसका पैथोफिजियोलॉजी है। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो डायग्राम दिखा रखा है मिगालोब्लास्टिक प्रीकर्सर सेल्स, यानी कि मिगालोब्लास्टिक बनने से, मैच्योर होने से पहले की जो सेल यहाँ पर दिखा रखा है वर्सेस नॉर्मोब्लास्टिक प्रीकर्सर। नॉर्मोब्लास्टिक प्रीकर्सर जो नॉर्मल सेल होते हैं हमारे, उसके जो पहले की जो सीरीज होती है उसके बारे में बता रखा है। और ये यहाँ पे दिखा रखा है सेल कि किस तरीके से सेल जो है ये हम इसको सर्कुलेशन में देख रहे हैं। और ये हमारा बोन मैरो का सेल है कि बोन मैरो में सेल हमारे कैसे बन रहे हैं, और ये हमारे सर्कुलेशन के सेल हैं जो एरो से जो है इसका नाम यहाँ पे दिखा रखा है। इसके अलावा जो है यहाँ पे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, यानी कि सिम्टम्स क्या होंगे। एनीमिया सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाएगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल उसको कंप्लेंट्स रहेंगी। उसके अलावा उसको जो वीकनेस होगी और उसके अलावा फटीग, लाइट हेडनेस होगा, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और प्री मैच्योर वहाँ पे जो हैं हेयर होंगे, जॉन्डिस होगा उसको, और उसके जो RBC हैं उसमें सीवियर पैलर होगा, उसके अंदर ज़्यादा होगा उसके अंदर में, यानी कि जो RBC में होगा, और लेमन येलो की तरह स्किन उसकी हो जाएगी, जिसको ये मिगालोब्लास्टिक की प्रॉब्लम होगी। ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है, ये लेमन है, ये लेमन की तरह इसकी बॉडी हो रही है, बिल्कुल येलोइस है, जॉन्डिस है इसको। और ये यहाँ पे जो बच्चों को न्यूरोविलिया प्रॉब्लम है, इसका जो सेकंड न्यूरल ट्यूब है वो डिफेक्ट हो गया है, और वे पूरा का पूरा डायग्रामेटिक यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं कि जो सिंड्रोम होता है यूजुअली वो बिघन होता है हमारा पैरा जो सिंथेसिस से, और इसमें टिंगलिंग हो जाता है। यहाँ पर जो फिट हैं फिंगर हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, बैलेंस नहीं होता है पूरा चलने में उसको। और विटामिन जो B12 डिफिशेंसी के कारण जो है हमारे नर्व होते हैं, जो पेरिफेरल नर्व वो ठीक से नहीं काम करते, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो जाती है, और उसको बाद में सीवियर जो है न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में जो है वहाँ पे अफेक्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक एटैकेसिया, यानी कि जो ब्रेन होता है उसमें जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम न्यूरोगिलिया जो सिम्टम्स हैं वो भी यहाँ पे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे हम दिखा रखा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंप्लेंट्स है उसको, इसमें इंक्लूड है यहाँ पे जो एपिटाइटिस, ग्लोस्टाइटिस, जो इसकी टंग होती है वो रेड, सोर, स्मूथ हो जाती है, और डायरिया भी हो जाता है इसको, जो यहाँ पे ये ग्लोस्टाइटिस दिखा रखा डायग्राम में। इसमें जो बना रखा लेबोरेटरी डायग्नोसिस है, इसमें हमारा जो हीमोग्लोबिन है और HCT जिसको हेमाटोक्रिट बोलते हैं PCV वो कम हो जाएगा, MCV इंक्रीज हो जाएगा, रेटिकुलोसाइट डिक्रीज हो जाएगा, WBC काउंट डिक्रीज हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो जाएगा। और इसके अलावा मैक्रो ओबेलोसाइट्स नज़र आएंगे हमें पेरिफेरल ब्लड में, एनिसोसाइटोसिस, पोक्लियोसाइटोसिस, ये सब हमें दिखाई देगा। और जो हमारे ग्रैनुलोसाइट्स होंगे WBCs, उनमें हाइपर सेगमेंटेशन हो जाएगा, यानी कि लोब्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। और इसके अलावा जो थ्रम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, इनके प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाएगी। बोन मैरो में क्या होगा, बोन मैरो में जब हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे तो वहाँ पे माइलोइड जो सेल्स है उसमें जाइंट मिलेगा, और मेटामाइलोसाइट हाइपर सेगमेंटेशन मिलेगा हमें। और इसके अलावा जो मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, और एबनॉर्मल जो है उनकी जो सेल्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी हमें पेरिफेरल ब्लड में जो है दिखाई देगी। ये डायग्राम्स दिखा रखा है यहाँ पे, देखो हाइपर सेगमेंटेड सेल है, ये न्यूट्रोफिल है, इसमें देखो इसमें जो लोब्स होते हैं वो 2 to 4 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कम से कम इसमें 7 लोब्स हैं, तो ये ज़्यादा हैं। और ये जो हमारा बोन जो है बेंड फॉर्म्स हैं बोन मैरो के अंदर, ऐसे सेल्स जो हमें बोन मैरो का हम सैंपल लेंगे उसमें हमें ये पिक्चर जो है दिखाई देगी। ये बायोकेमिस्ट्री टेस्ट है, इसमें हाइपर बिलिरुबिन यानी कि बिलिरुबिन की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी, और जो उसका एंजाइम टेस्ट करेंगे LDH वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और सिकलिंग टेस्ट करेंगे उसके लिए हम, तो वो भी जो है उसमें प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। सिकलिंग टेक वो टेस्ट होता है जिसमें विटामिन B12 का फॉल्टी एब्जॉर्प्शन होता है, और वो हम जो है उसको एक प्रॉपर मात्रा में हम देंगे विटामिन B12। उसके बाद हम चेक करेंगे कितना एब्जॉर्ब हुआ है, अगर एब्जॉर्ब हुआ होगा तो यूरिन में आएगा, और नहीं हुआ तो यूरिन में नहीं आएगा, सारा स्टूल के थ्रू वो एक्सक्रीट हो जाएगा, तो उसको हम सिकलिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं।
ये यहाँ पे दिखा रखा है कि जो इंजेक्शन होता है वो नॉन रेडियो एक्टिव विटामिन B12 जो इसको दिया है यहाँ पे, इसका यूरिन देखो सैंपल एकदम कलेक्ट किया हमने यहाँ पे टेस्ट के दौरान, और रेडियो एक्टिव विटामिन B12 इंजेस्टेड कराया हमने इसको, और फिर हम देखते हैं कि कम से कम 10% जो है वो यूरिन में आना चाहिए। हम जो विटामिन B12 है वो हम दे सकते हैं उसको इंजेक्शन के द्वारा और ओरल माउथ के द्वारा, और उसके बाद जब वो एब्जॉर्ब होगा तो हमारा जब हम यूरिन अगले दिन का कलेक्ट करेंगे तो उसमें हमें उसकी मात्रा विटामिन B12 की नज़र आएगी। अगर वो नहीं आ रही है उसमें, दैट मीन्स उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है विटामिन B12 का। ये सोर्स है विटामिन B12 की, यानी कि जो विटामिन B12 होता है वो नॉनवेज में होता है, जैसे मीट, लीवर, किडनी, काम्स, फिश, एग्स, चीज़, इन सब डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है। फोलिक एसिड होता है ग्रीन जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, और फ्रूट्स में, होल ग्रेन्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, ये सब जगह जो है इनमें जो हमारा फोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो थैंक्स बच्चों, आज का जो मेरा वीडियो था वो था मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पे, और इसमें मैंने आपको जो अपनी स्लाइड्स हैं उनके बारे में बताया है कि कैसे जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, और उसमें हमारा जो उसका आइडेंटिफाई करते हैं हमें पेरिफेरल ब्लड में, बोन मैरो में, और स्किन में जो सिम्टम्स कैसे हमें दिखाई देते हैं, उसका लैब डायग्नोसिस क्या होता है, उन सब के बारे में मैंने आपको इसमें बताया है। धन्यवाद।